नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। हालांकि आज आंकड़ों की बात तो हो सकती थी क्योंकि अब एबीपी का सर्वे, टाइम्स नाउ का सर्वे, तरह तरह के सर्वे भी आ रहे हैं और उस सर्वे में बताया जा रहा है कि एनडीए और इंडिया में बहुत क्लोज लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। टाइम्स नाउ कह रहा है कि 42% की 44% वोट या मतलब 2% वोट का अंतर रह गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मुझे लगा कि उन सब बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण आज एक इम्पॉर्टेंट विषय है और वो गंभीर है। जो सरकार की तरफ से एक जिसको कहते हैं ना वाटर टेस्टिंग हो रही है, पानी की गहराई नापी जा रही है, संविधान को बदलने की जो एक प्रबल इच्छा है, जो आज से नहीं 1925 में तो संविधान नहीं बना था, लेकिन 1947 के बाद जब से संविधान 1950 में आया तब से लगातार इच्छा जो है आरएसएस की कि संविधान बदला जाए, एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो, वो बार बार सिर उठाती है और किसी न किसी रूप में उसकी परिणति हम देखते हैं कि वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो काम होते हैं। अब एक बहस शुरू की है, विवेक देवरॉय ने एक नई बहस शुरू की संविधान बदलने की। उससे पहले हालांकि अभी 4-6 दिन पहले रंजन गोगोई साहब ने भी इस तरह की एक बात कही थी कि अब भाई समय है जब संविधान पे वी मस्ट रीलोकेट। ये साफ है कि सरकार पानी की गहराई देख रही है और सरकार ये देख रही है कि लोगों का रिएक्शन इस तरह की बात से क्या होता है। पहले तो ये कौन है विवेक देवरॉय साहब, ये भी समझ लीजिए। मेघालय में जन्मे थे, मूल रूप से इनके पिता बांग्लादेश से आए थे और फिर मेघालय उस समय शायद असम का पार्ट था, मेघालय में इम्फाल में ये रहे और इन्होंने अर्थव्यवस्था पे इनका बहुत, इकोनॉमी पे और इन सब पे इनका बड़ा काम है। उसी में पढ़ाई लिखाई भी की, उसी में सारा कुछ रहा। लेकिन इनकी जो प्रतिभा ज़्यादा लोगों को पकड़ में आई और जिसको रिकॉग्नाइज किया गया वो 2014 में मोदी सरकार आने के बाद। जनवरी 2015 में जब नीति आयोग बना तो फ्रॉम द डे वन ये नीति आयोग के सदस्य रहे 2019 तक और फिर 2017 में ये इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी टू जो प्राइम मिनिस्टर के साथ है, ऑफ प्राइम मिनिस्टर के ये चेयरमैन है। तो 2017 से अभी तक अगले पिछले 6 साल में इस देश की अर्थव्यवस्था, आपको दूर से लगता होगा कि ये कोई और चला रहा है, निर्मला सीतारमण, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के उसको चलाने वाले विवेक देवरॉय हैं क्योंकि उन्हीं से सारा ज्ञान लेके ये सरकार काम कर रही है। हालांकि इनको पुरस्कार उस हिसाब से नहीं दिया गया। 2015 में इनको सिर्फ पद्मश्री दे के संतोष कर लिया गया, हालांकि पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिलना चाहिए था, लेकिन वो सब नहीं दिया गया। विवेक देवरॉय साहब मेरे हिसाब से, जो मैंने जितना इनका बायोडाटा पढ़ा है, इनके बारे में जाना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है, ये संविधान के वो नहीं है, ये ना कोई सोशल साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने उस इम्पॉर्टेंट पद पे बैठे हैं और वहाँ से इन्होंने संविधान बदलने की एक चर्चा शुरू की। एक तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी जगह का, उन्होंने कई विदेशी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च का हवाला दिया। उसमें उन्होंने कहा कि लिखे हुए संविधान की औसत आयु, लाइफ स्पैन 17 साल होता है। फिर उन्होंने आगे कहा कि 1950 से अब तक 73 साल हो चुके हैं, तो उनके हिसाब से अब तक 4 बार तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल ही जाना चाहिए था पूरी तरह से, लेकिन अब तो इट इज़ हाई टाइम कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए। फिर उन्होंने आगे ये भी एक मतलब ये सब वो बिल्डअप कर रहे हैं वो आर्गुमेंट जो सरकार देना चाहती है। उन्होंने कहा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जर, उन्होंने फिर कहा कि वो मूल रूप से 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उस पे बेस्ड है और उस तरह से ये भी एक कॉलोनियल लीगेसी का से अछूता नहीं है। विवेक देवरॉय साहब थोड़ा हिस्ट्री को और भी पढ़ लीजिए। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही 2 इलेक्शन हुए थे इस देश में स्वतंत्रता से पहले। उसमें सरकारें बनी थी और उसमें केवल कांग्रेस ही नहीं पार्टिसिपेट की थी, आपकी हिंदू महासभा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी ये इलेक्शन लड़े थे, वो भी उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत पार्टिसिपेट किए थे, सरकार बनाई थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे बंगाल राज्य के। तो इसलिए ये कहना कि उसमें, और उसका जब नया देश आज़ाद हुआ तो उसकी एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ तो उसकी ज़रूर कुछ ना कुछ आई होगी, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के लोग इलेक्ट होके मंत्री बन के इसको चला रहे थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। देखिए, 2 चीज़ें समझनी होंगी। ट्रांसफ़र ऑफ पावर जब हुआ तो 2 तरह के थे, एक ब्रिटिश इंडिया था जो डायरेक्ट ब्रिटिश हम लोग को रूल, और एक नेटिव इंडिया था जहाँ पे राजा साहब लोग थे।
तो दोनों सत्ताओं का मिलन हुआ और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 1950 में, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है, पहली बार इस देश में हुआ कि जब हमारी आज़ादी के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्ट्रोक में गरीब अमीर, मतलब ऊंच नीच का भेदभाव, पुरुष स्त्री का भेदभाव सब हटा के सबको एक ताकत दी, समान अधिकार दिए, वोट का अधिकार दिया, लोकतंत्र स्टैब्लिश हुआ और वहीं से हम अपनी ताकत को पहचाने हैं। हालांकि फिर देवरॉय साहब जिक्र करते हैं कि 2002 में भी एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा है, लेकिन वो आधी अधूरी रिपोर्ट थी, उस पर काम नहीं हो पाया। फिर याद रखिएगा कि एक कोशिश एनडीए सरकार के समय भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन चूंकि वो एनडीए की सरकार थी, वहाँ पूर्ण बहुमत नहीं था, उस पर अंकुश भी था मनमानी करने का, तो इस तरह के निर्णय अटल जी नहीं ले पाए थे। अब जो इस समय विवेक देवरॉय की जो बातें आ रही हैं, वो साफ साफ आपको देखेगा कि वो किस तरह से बीजेपी और मोदी जी के विचारों से प्रभावित हैं। दो तीन चीज़ें आपको समझाऊंगा। विवेक देवरॉय बार बार बात कर, अच्छा ये पूरा लेख जो है मिंट में छपा है, आप चाहिएगा मैं मिंट में आप गूगल करके उससे पूरा लेख पढ़ सकते हैं। वो बात कर रहे हैं कॉलोनियल पास्ट की, विवेक देवरॉय। हमारे यहाँ क्या बीजेपी के शीर्षस्थ नेता, चाहे वो जो भी शीर्षस्थ नेता हैं, वो क्या बात करते हैं, गुलामी की मानसिकता से दूर करना है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट गुलामी की मानसिकता दिखाता है। दूसरा, एक और विवेक देवरॉय से कह रहे हैं कि रिक्लेमिंग ऑफ द पास्ट हेरिटेज, और जो पुरानी हमारी सभ्यता है 2000 साल 3000 साल पहले की, उसको कैसे हम वापस ला रहे हैं। और उसमें वो एग्जाम्पल भी देखते हैं सेनेगल के रूप में। तो सेनेगल तो मोदी जी का बहुत प्यारा विषय था। सेनेगल लेके वो अपना राजदंड को लेके उन्होंने फिर अपनी नई पार्लियामेंट में अपने को स्थापित किया। फिर वो एक और बात करते हैं जहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये बीजेपी से कितना प्रभावित हैं, मोदी जी की बात से कितना प्रभावित हैं। जब वो बात करते हैं कि ये 100 साल के अमृतकाल की बात है, 2047 में अमृतकाल जब 100 साल आज़ादी के पूरे होंगे उसकी बात कर रहे हैं। फिर वो जो 3 कानून सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट हो रहा, उसकी बात कर रहे हैं। एक बात और कही, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो सरकार और मोदी जी और बीजेपी की सरकार कह रही है, इससे डायरेक्टली प्रभावित बातें कर रहे हैं। ये एक बात और कह रहे हैं, अब 23 आर्टिकल में ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बहुत ज़्यादा रहा था सरकार में। शुरू में रिजिजू साहब थे तो बार बार रोज होता था कि भाई ये गलत है और ऐसे नहीं होना चाहिए और फलाना होना चाहिए। इस पर रविशंकर प्रसाद जी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत टकराव हुआ था। ये उसकी भी बात कर रहे हैं। ये फिर पूछ रहे हैं गवर्नर के रोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार अब गवर्नर का रोल आया कि गवर्नर का रोल क्या है। तो गवर्नर का रोल जैसे इनकी बात से कहीं कहीं नहीं है। क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जिस तरह का रोल आप चाहते हैं वैसा रोल आप है? सरकार तो चाहती है कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली चुने हुए सरकार और चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर बैठा हो, क्या उस तरह की बात है? फिर वो राज्यसभा के रोल की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा में उनको दिक्कत क्या है कि राज्यसभा में हरदम उनको ये रहेगा कि उनकी मेजॉरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि राज्यों में उनकी मेजॉरिटी नहीं है। तो वो राज्यसभा के रोल को ये वो सारी बातें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इसके रोल को खत्म किया जाए, इसके प्रभाव को कम किया जाए, इत्यादि इत्यादि। फिर वो एक और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या स्पेसिफिक लॉ स्पेसिफिक एरिया के लिए होना चाहिए और इसके कारण जो वो क्षेत्र है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाता है देश की। और इसमें वो 370 को बोल रहे हैं कि जैसे 370 की भी बात वो कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा उन्होंने जिसको कहते हैं ना लास्ट वो हथौड़ा जो उन्होंने मारा है, वो उन्होंने ये कहा है लास्ट में अपने आर्टिकल में कि जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वर्ड्स को रीडिफाइन करने की बात कही है। उसके 6 वर्ड्स हैं उस प्रीएम्बल में, जिसमें उन्होंने कहा कि इस 6 को फिर रीडिफाइन करिए। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। बिल्कुल बीजेपी की विचारधारा। सोशलिस्ट, जिस तरह से पूंजीपतियों को दिया जा रहा है देश सोशलिस्ट रह गया है। सेकुलर, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार हो रहा है क्या देश सेकुलर रह गया है। डेमोक्रेटिक, जिस तरह से चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक संस्थाएं हो,
चाहे वो चुनी हुई सरकार हो, उनका जो अवमानना हो रही है, तो क्या देश डेमोक्रेटिक रह गया है? जस्टिस, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस में या बिल्किस बानो के केस में ये देश में जस्टिस हो रही है? लिबर्टी, क्या भीमा कोरेगांव हो या कोई भी केस हो, जिस तरह से लोगों को पकड़ के बंद कर दिया जा रहा है, वो ठीक है? और इक्वालिटी, क्या असमानता बढ़ी है कि घटी है? ये सारे वो मूल प्रश्न हैं जिसको विवेक देबरॉय साहब उठा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जब इस पर थोड़ा हो हल्ला मचा, तो एक वहां से कम्युनिकेशन आया ईएसी पीएम से कि भाई ये तो उनके निजी विचार हैं, इससे ईएसी के विचार नहीं हैं और ये उनके पर्सनल व्यूज हैं। इन्होंने भी लिखा कि ऑथर के पर्सनल व्यूज हैं। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिएगा, इंदिरा गांधी की हत्या बेन सिंह और सतवंत सिंह ने की थी। वो इंदिरा गांधी के अंग रक्षक थे, लेकिन उनके पर्सनल विचार कि इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पे घुस के गलत किया है, वो उनका जो काम था उसके ऊपर हावी हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उसी तरह से जो अध्यक्ष बना बैठे हैं ईएसी के, उनके पर्सनल विचार क्या उनके काम पे हावी नहीं होंगे? खुद सोचिएगा। अब जरा एक दो चीजें जो डर है, जिस डर की वजह से मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हिंदू राष्ट्र की बात है बार बार, और ऐसा माना जा रहा है कि 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई थी, तो 2025 में जब अगर आरएसएस का जब 100 साल होगा और अगर मोदी सरकार 2024 में आती है, तो कोई एक बड़ा तोहफा, और वो कई लोग हिंदू राष्ट्र के रूप में कह रहे हैं। तो एक चीज समझनी होगी, क्या हिंदू राष्ट्र में सब बराबर होंगे या मनुवादी व्यवस्था लागू होगी? क्योंकि हिंदू राष्ट्र के जो बात आरएसएस के जो मतलब दस्तावेजों में है और उनके जो लोग कहते हैं, वो मनुवादी व्यवस्था की बात करते हैं। उसमें क्या महिला का बराबर है? आरएसएस में महिला बराबर नहीं है। आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, महिला, ये पुरुषों के लिए है केवल, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका है, वो सेविका के रूप में रहेंगे। दलित को क्या वो स्थान है? आरएसएस का क्या किसी बड़े पद पे कोई दलित पहुंचा है आज तक? सारे ब्राह्मण, एक एक्सेप्शन रज्जू भैया राजपूत। और ये बात आपसे मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात है, जो आरएसएस प्रोपोगेट करता है जिस हिंदुत्व की, उस हिंदुत्व में जब सेनेगल भी आता है, जो पार्लियामेंट में ले जाने की बात होती है, तो वो इस देश की महिला राष्ट्रपति जो ट्राइबल हैं, उनके द्वारा नहीं स्थापित किया जाता है, उनको बाहर रखा जाता है। इस देश में जब राम जन्मभूमि का ऑफिशियली सरकारी रूप से उसका क्योंकि उसमें गवर्नर भी जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं सरकारी रूप से जब प्रधानमंत्री उसकी पूजा करते हैं, तो इस देश के दलित राष्ट्रपति को वो काम करने को नहीं कहा जाता है, जबकि ये उनका हक था। दे आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री। कहना सिर्फ यह है कि विवेक देबरॉय ने जो भी बात कही है वो केवल हल्के में रहने की नहीं है, वो बिल्कुल एक सेट एजेंडा है जो बीजेपी और आरएसएस चला रही हैं कि कैसे होगा। मैं एक दो चीज़ें जल्दी से कह के बात समाप्त करूंगा। जो मॉनसून सेशन अभी खत्म हुआ, उसमें 23 बिल पास हुए हैं, 23 एक्ट बने हैं इस मॉनसून सत्र में। उसमें तमाम तरह के एक्ट हैं। मॉनसून का अरे वो जो एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, कितना खतरनाक है, हम लोग कल भी बात किए हैं राजीव रंजन सिंह के। फॉरेस्ट एक्ट है। अब पूंजीपति चाहे अगर वो स्ट्रैटेजिक किसी काम में लगा है और अडानी जी और अंबानी जी स्ट्रैटेजिक एरियाज में काम कर रहे हैं, तो इन लोग को अब परमिशन की ज़रूरत नहीं है फॉरेस्ट काटने के लिए। जन विश्वास बिल फार्मेसी वाला बता ही दिया था, नकली दवा बनाइए, पकड़े जाएंगे नहीं, अगर पकड़े जाइए तो पेनाल्टी देके छूट जाइए, कोई सजा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का एक्ट कि अब भाई जो सुप्रीम हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रहेंगे। और एक और एक्ट को कह के अंतिम बात, एक माइंस एंड मिनरल बिल आया। आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये माइंस एंड मिनरल बिल कहीं डिबेट नहीं हुआ, कहीं बातचीत नहीं हुई।
हिंदुस्तान के जो 12 एटॉमिक मिनरल्स हैं, जिसकी अभी तक इस बिल आने से पहले केवल सरकार ही जिसकी माइनिंग कर सकती थी, उसका खनन का काम कर सकती थी, उसमें 6 एटॉमिक मिनरल्स को अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। तो जब देश के कॉन्स्टिट्यूशन दांव पे हो तो 2024 का इलेक्शन ना केवल आम लोकसभा का इलेक्शन होगा, उस पे इस देश के संविधान पर भी एक तरह से वोट पड़ने की बात होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।